हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है डर्टी प्राइस एंड क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड। अब ये क्या होता है डर्टी प्राइस एंड क्लीन प्राइस? अभी तक आपने लगभग लेट से 14 क्वेश्चन कर लिए। अब इस 14 क्वेश्चन में क्या था, आप बॉन्ड की वैल्यू स्टार्ट में कर रहे हैं कि नहीं, यानी पूरा साल बचा हुआ है। लेकिन सपोज एक बॉन्ड इशू हुआ है 1/4/2020 को और ये बॉन्ड रिडीम होगा 1/4 लेट से 2030 को। एक कितने साल हो गए? 1 साल हो गए, 10 साल हो गए। अब मुझे इस बॉन्ड की वैल्यू करनी है बीच में भी मतलब एकदम स्टार्ट ऑफ द ईयर नहीं, कोई ऑड डेट में। लेटेस्ट से इसकी वैल्यू करनी है 30 सितंबर 2024 को, या कोई भी डेट हो सकता है वो, ठीक है। एग्जाम इंस्टीट्यूट आपको 15 सितंबर भी दे सकती है। अब यहां पर इसकी वैल्यू कैसे करनी है, ये क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा तो आपने वो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वगैरह सीखा है, उसमें कम इंटरेस्ट प्राइस एक्स इंटरेस्ट प्राइस लिखा रहता था। अब यहां पर मैं बॉन्ड की वैल्यू कर रहा हूं। बॉन्ड जो वो इंटरेस्ट क्या करती है, हर साल पे करती है 31 मार्च को। इसका मतलब है कि 31 मार्च 2020 तक का इंटरेस्ट पे हो चुका है, और जो अगला इंटरेस्ट पे होगा वो कब होगा? 31 मार्च 2025। सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे आगे देखना है। और इसका पिछला इंटरेस्ट कब पे हो गया है? सॉरी, ये गलत है। इसका पिछला इंटरेस्ट पे हो गया होगा 31 मार्च 24 तक, और मैं इस दो इंटरेस्ट पेमेंट डेट के बीच में उसकी वैल्यू करना चाहता हूं। तो यहां पर दो आंसर आएंगे। एक आंसर आएगा कम इंटरेस्ट प्राइस, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है। इंटरेस्ट की पेमेंट स्पेसिफिक डेट्स को होती है, तब तक इंटरेस्ट अक्रू होता रहता है। तो कम इंटरेस्ट प्राइस मतलब इसमें 1 अप्रैल 24 से लेकर 30 सितंबर 24 तक का इंटरेस्ट अक्रू हो गया है। तो अगर हम प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड करके बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड कम इंटरेस्ट प्राइस, और अगर हम प्राइस में इंटरेस्ट एक्सक्लूड करके बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरेस्ट प्राइस। सो कम इंटरेस्ट प्राइस इज कॉल्ड डर्टी प्राइस एंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज कॉल्ड क्लीन प्राइस। अब आप बोलेंगे इसमें डर्टी क्या है? एक दिन और आगे बढ़ेंगे, एक दिन का और इंटरेस्ट जुड़ जाएगा उसमें। एक दिन और आगे बढ़ेंगे, एक दिन का और इंटरेस्ट अक्रू हो जाएगा। तो जो डर्टी प्राइस है ना, रोज चेंज होगा ये, क्योंकि इसमें रोज रोज इंटरेस्ट अक्रू होता रहेगा। इज इट राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज डर्टी प्राइस, बिकॉज एवरी डे इंटरेस्ट विल अक्रू, एवरी डे द डर्टी प्राइस विल चेंज। अब इसकी वैल्यू कैसे करनी है वो हमें देखना है। तो यहां पर आप जो पिछले क्वेश्चंस में जो फॉर्मूले लगाए डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि बीच में खड़ा है ये। यहां पर वैल्यू करनी होती तो इजी रहता, यहां पर वैल्यू करनी रहती तो इजी रहता। अभी दो इंटरेस्ट पेमेंट डेट के बीच में आपको वैल्यू करनी है, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, आरटीपी में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपकी बुक में ना कुछ स्टेप्स लिखे हैं, और उसके बाद मैंने 2 एग्जाम्पल भी लिखे हैं। ये दोनों एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन के ही हैं जो पहले आ चुके हैं। शायद अभी करंट जो मॉड्यूल है उसमें ये दोनों क्वेश्चन नहीं है, बट पास्ट एग्जाम में, पास्ट आरटीपी में आ चुके हैं। ओके, सो व्हाट इज डर्टी प्राइस? डर्टी प्राइस ऑफ द बॉन्ड रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो एसोसिएटेड विद द बॉन्ड। तो इसमें नॉर्मल बॉन्ड की वैल्यूएशन की तरह तो करेंगे ही करेंगे, इसमें वी ऑल्सो इंक्लूड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इट्स नेक्स्ट कूपन। इज इट राइट? सो डर्टी प्राइस यहां पे ब्रैकेट में लिखना, इट इज कम इंटरेस्ट प्राइस। इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ वैल्यूएशन। इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ वैल्यूएशन। जिन बच्चों ने अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग किया होगा उनको याद होगा, वहाँ पर भी
आपने क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट प्राइस एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकाला है, और वो कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब दो इंटरेस्ट पेमेंट डेट के बीच में आपको वैल्यू करनी है। इज इट राइट? और क्लीन प्राइस क्या है? क्लीन प्राइस इज डर्टी प्राइस ऑफ द बॉन्ड माइनस अक्रूड इंटरेस्ट। उसमें से अगर मैंने अक्रूड इंटरेस्ट निकाल दिया तो इट इज कॉल्ड क्लीन प्राइस। सो यू कैन राइट इन ब्रैकेट, यहां पे लिख दो इट इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस। एक्स इंटरेस्ट प्राइस का मतलब बॉन्ड की प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब बॉन्ड की प्राइस में इंटरेस्ट अक्रूड इंक्लूडेड है। तो जो सेलर होता है बॉन्ड का, वो आपसे कौन सा अमाउंट चार्ज करता है? हमेशा कम इंटरेस्ट प्राइस ही चार्ज करेगा। अगर वो आपको एक्स इंटरेस्ट प्राइस कोट कर रहा है तो इंटरेस्ट अक्रूड एडिशनली चार्ज करेगा। इज इट राइट? और अगर आपको वो कम इंटरेस्ट प्राइस कोट कर रहा है तो अलग से इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, लेकिन इंटरेस्ट आपको चार्ज करेगा। जैसे आप कोई परचेस करने जाते हैं, सपोज एक कैलकुलेटर परचेस करने चले गए, तो कैलकुलेटर का प्राइस दुकानदार क्या बोलता है? 450 रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी, तो उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। दूसरा शॉपकीपर आपको बोलेगा 350 प्लस जीएसटी, तो जीएसटी दोनों ले रहे हैं। एक जीएसटी को प्राइस में इंक्लूड करके बता रहा है। बहुत जगह पे ऐसा होता है, कस्टमर के साथ कौन माथापच्ची करे, तो आपको एक अमाउंट बता देते हैं और बाद में बिल जब देखोगे तो ब्रेकअप में जीएसटी अलग से दिखता है। और कुछ कुछ जगह पे आपको बेस प्राइस प्लस जीएसटी बोलते हैं। इज इट राइट? तो अलग अलग मार्केट की अलग अलग कन्वेंशन है, अलग अलग मार्केट में अलग अलग कन्वेंशन चलता है। यस और नो? यस, वेरी गुड। तो वही यहाँ पर भी है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कन्वेंशन है, अलग अलग उनके रूल्स होते हैं। तो कहीं पे एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे बॉन्ड कोट होता है, कहीं पे कम इंटरेस्ट। दोनों जगह पे बायर को इंटरेस्ट अक्रूड पे करना है। क्लीन प्राइस तक पहुंचने के लिए क्या करना है? पहले डर्टी प्राइस हम निकालेंगे और उसमें से अक्रूड इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। और अगर आपको क्लीन प्राइस दिया हुआ है तो उसमें अक्रूड इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो दैट विल गिव यू डर्टी प्राइस। ये इक्वेशन पता है? अक्रूड इंटरेस्ट कहां से कहां तक निकालना है? सपोज पहला इंटरेस्ट पे किया गया था 31 मार्च 24 को, इसके पहले, और अगला इंटरेस्ट पे होगा 31 मार्च 25 को, और आपने बॉन्ड की वैल्यूएशन करनी है मान लो 30 सितंबर 24 को। 30 सितंबर नहीं लिखता हूं ना, तो क्या है, 6 महीना दोनों साइड हो जा रहा है। एक 31 अगस्त करके देखते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं इंटरेस्ट अक्रूड कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे? ऑप्शन ए 5 मंथ्स, ऑप्शन बी 7 मंथ्स। हाँ, इंटरेस्ट अक्रूड विल बी 5 मंथ्स, क्योंकि यहां तक तो इंटरेस्ट पे हो चुका है ना, और हम ट्रांजेक्शन इस डेट को कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो इंटरेस्ट पे हुआ है वहां से लेकर अभी तक 5 महीने का गैप है। तो इस बॉन्ड में 5 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है। अक्रूड मतलब जो बीत चुका है ना। तो उस व्यक्ति ने जिसने ये बॉन्ड को हमें सेल किया है, उसको यहां तक तो इंटरेस्ट मिल चुका है कंपनी से, और यहां से यहां तक उसने बेचारे ने बॉन्ड होल्ड किया, लेकिन इंटरेस्ट उसे नहीं मिला। वो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? जिसके पास ये बॉन्ड 31 मार्च को होगा। ये बॉन्ड तो मेरे पास होगा, तो मुझे उससे 5 महीने का इंटरेस्ट कॉम्पनसेट करना होगा। इज इट राइट? तो 5 मंथ्स इंटरेस्ट अक्रू होगा। इसलिए मैंने बीच का डेट नहीं लिया ना, तो 6 बोलने से इधर भी और इधर भी मैच हो जाता, और ये एक मिस्टेक की संभावना है। इसलिए हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये गलती नहीं होगी। इस कैलकुलेटेड सिंस लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट, ये आपका लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। मोस्टली क्वेश्चन में मंथ्स में दिया रहता है, लेकिन अगर डेज में दिया है, सपोज इस डेट को मैं चेंज कर दूं, इसको मैं 22 अगस्त कर दूं, तो क्या करेंगे फिर आप लोग? डेज में कैलकुलेट करेंगे। इज इट राइट? करना वही है, जैसे मंथ्स में कैलकुलेट करते हैं वैसे डेज में करना है। कोई ऐसा अलग से कुछ डिफरेंशियल कुछ नहीं है। डर्टी प्राइस ऑफ अ बॉन्ड चेंजेस रेगुलरली, इसलिए इसका नाम डर्टी प्राइस, बिकॉज कल और आज
डर्टी प्राइस सेम नहीं रहेगा, आज उसमें एक दिन का और इंटरेस्ट अक्रू हो जाएगा, फिर वापस कल एक दिन का और इंटरेस्ट अक्रू, तो एवरी डे डर्टी प्राइस में एक एक दिन का इंटरेस्ट और ऐड होता जाता है ड्यू टू अक्रूड इंटरेस्ट, वेयर एज द क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज मोर स्टेबल एंड दस इज जनरली यूज्ड इन मार्केट्स टू कोट द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड। तो बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, बेस प्राइस प्लस जीएसटी कर बोलते हैं, क्योंकि जीएसटी का रेट बदल सकता है। जीएसटी का रेट बदला और आपने इंक्लूडिंग जीएसटी बोला तो बार बार आपको प्राइस चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि जीएसटी का रेट बार बार बदल सकता है, वैसे बदलता नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट हर महीने नया जीएसटी रेट, पिछले बार 18%, फिर स्टूडेंट लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम इतने कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, हमारा भविष्य है 12%, ठीक है, फिर दुकानदारों ने प्रोटेस्ट किया, नहीं बढ़ाओ 17%, तो क्या करेगा दुकानदार, रेट कैसे कोट करेगा, बेस प्राइस प्लस जीएसटी। तो उसको क्या करना है, बेस प्राइस चेंज ही नहीं करना है, जीएसटी का रेट सिर्फ चेंज कर देगा, अपने आप ही सारा चेंज हो जाता है। उसी तरह बॉन्ड मार्केट में भी क्लीन प्राइस इज स्टेबल, तो जनरली द प्राइस कोटेड इज क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। इज इट राइट? इस नॉलेज का आपके जीवन में कोई खास फायदा नहीं है, ठीक है, एज पर एज नंबर्स क्रंचिंग के मामले में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको ये सब काम आएगा, बट ये जनरल नॉलेज के लिए कि यूजुअली मार्केट्स में कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट प्राइस कोट किया जाता है। अब मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा, उसके बाद 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना, समझ में आ गया तो 8 मार्क का क्वेश्चन आया है, 8 मार्क, और टाइम लगेगा 5 मिनट, तो आपके पूरे 8 मार्क्स आ जाएंगे। और अगर समझ में नहीं आया तो फिर मिस्टेक कर सकते हैं। हेडिंग लिखा हुआ स्टेप्स टू कैलकुलेट डर्टी प्राइस एंड क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड व्हेन वी हैव टू वैल्यू द बॉन्ड बिटवीन 2 इंटरेस्ट पेमेंट डेट। तो मैं क्या करता हूं, एक टाइमलाइन लिख के रखता हूं, लास्ट इंटरेस्ट पे हो गया है 31 मार्च 24 को, हम वैल्यू कर रहे हैं 31 अगस्त 24 को, और अगला इंटरेस्ट पे होगा 31 मार्च 25 को, और इसकी मैच्योरिटी डेट है 31 मार्च 2030। इज इट राइट? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन अभी आने वाला है इसके नीचे, यही क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ नंबर्स डिफरेंट रहेंगे बट कंसेप्ट वही आने वाला है। तो मत लिखो, सिर्फ स्क्रीन पे देखो, यहां पर हमें वैल्यू करनी है, इसको हम बोलेंगे वैल्यूएशन डेट। अभी तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपने यहां पर वैल्यू की थी या यहां पर वैल्यू की थी, बीच में नहीं की थी, राइट? लेकिन अभी हमें यहां पे वैल्यू करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट है, वो हमारा नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट कौन सा है, 31 मार्च 2025। तो पहले मैं यहां पर क्लीन प्राइस कैलकुलेट करूंगा। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी आपने किया ना, आपको देखना कितना कूपन बचा है, कितना प्रिंसिपल बचा है, कितना कूपन बचा और कितना प्रिंसिपल बचा है। तो मान लो यहां से यहां तक 5 कूपन बचे हैं, 2026, 27, 28, 29, 30, 5 साल का कूपन है और प्लस रिडम्पशन वैल्यू। तो यहाँ पर आपका क्लीन प्राइस आ गया। जैसे अभी हमने पिछले 10-12 क्वेश्चन में किए, वैसे ही आपको करना, अगले इंटरेस्ट पेमेंट के दिन, नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट का दिन आइडेंटिफाई करना है, उस दिन नॉर्मल क्लीन प्राइस कितना होगा वो निकालना है। लेकिन 31 मार्च 25 का इंटरेस्ट भी पेमेंट बाकी है। अभी तो हम यहाँ पर खड़े हैं ना, हम यहाँ पे खड़े, लेकिन एक आदमी को मैं यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ, हम यहाँ पे खड़े हैं, इज इट राइट? तो आगे देख रहा है, तो आगे अभी ये 2025 का इंटरेस्ट भी तो आना बाकी है। तो पहला स्टेप यहाँ पर हो गया कि आपको अगले इंटरेस्ट पेमेंट के दिन क्लीन प्राइस निकालना है। आपको देखना कितना इंटरेस्ट और कितना रिडम्पशन वैल्यू बचा है। लेकिन आपको ये दिन का भी इंटरेस्ट बाकी है, तो यहां पर आप क्या करो, इंटरेस्ट ऐड कर दो। कितना इंटरेस्ट ऐड करोगे, पिछला इंटरेस्ट पेमेंट से लेकर इस डेट तक। हमारे इस एग्जांपल में 1 साल होगा, ये 6 महीने का क्वेश्चन रहा तो 6 मंथ्स,
तो यहाँ पर भी एक इंटरेस्ट आएगा, 25 को भी एक इंटरेस्ट आएगा ना। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, क्लीन प्राइस प्लस इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे, डर्टी प्राइस। तो हमें पहले क्लीन प्राइस निकालना है अगले इंटरेस्ट पेमेंट के दिन, उसके बाद अगले इंटरेस्ट पेमेंट के दिन उसमें अगर सेमी एनुअल कूपन पेमेंट है तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऐड करना है, और अगर एनुअल कूपन पेमेंट है तो फुल ईयर का इंटरेस्ट पेमेंट ऐड करना है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए, डर्टी प्राइस आ गया। तो डर्टी प्राइस को अब हमें क्या करना है, डिस्काउंट करके यहाँ पर लेकर आना है जहाँ पर हम खड़े हैं। इज इट राइट? तो पीछे आना है, प्रेजेंट वैल्यू। तो ये गैप कितने का है, 7 मंथ्स का है। तो 7 मंथ्स उसको पीछे लाना है डिस्काउंट करके, 7 मंथ्स का फैक्टर यूज करके लाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आ गया, अब इस पॉइंट पे मेरा डर्टी प्राइस आ गया। ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 3। ये स्टेप 1 था, ये 2 था, ये 3 हो गया। तो नेक्स्ट कूपन पेमेंट के दिन जो डर्टी प्राइस है उसको मैं डिस्काउंट करूंगा फॉर दिस पीरियड, जितना गैप है। हमारे इस एग्जाम्पल में गैप 7 महीने है। 7 महीना रट के नहीं जाना है, क्वेश्चन में 7 महीना भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम आ गए, तो ये हमारा डर्टी प्राइस आ गया। अब क्या करेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अक्रूड इंटरेस्ट कितना निकालना है आपको, 1 अप्रैल से 31 अगस्त, 5 मंथ्स का अक्रूड इंटरेस्ट निकालना है आपको। अब इस डर्टी प्राइस में से माइनस अगर मैं अक्रूड इंटरेस्ट कर दूं तो क्या मिलेगा, क्लीन प्राइस मिलेगा, क्लीन प्राइस ऑन वैल्यूएशन डेट। तो वैल्यूएशन डेट के दिन आपको डर्टी प्राइस भी आ गया, क्लीन प्राइस भी आ गया। अगर वो पूछेंगे क्लीन प्राइस निकालो तो 5 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट माइनस करना है, और अगर वो बोलेंगे डर्टी प्राइस निकालो तो आपका आंसर स्टेप 3 में खत्म हो जाएगा। इज इट राइट? एक बार वापस देखेंगे, इस हाइलाइटर को फॉलो करना है। हमें वैल्यू करनी है 31 अगस्त 24 को, तो हमारा नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट है 31 मार्च 25। इस दिन पहले क्लीन प्राइस निकालेंगे विच विल बी बेस्ड ऑन रिमेनिंग कूपन प्लस रिडम्पशन वैल्यू। फिर उसमें हम 12 मंथ्स का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, दैट इज माई डर्टी प्राइस ऑन नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट। फिर हम इसको डिस्काउंट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट और वैल्यूएशन डेट के बीच का जो डिफरेंस है, क्योंकि मुझे यहाँ तक उसको खींचना है, उतना डिस्काउंट कर देंगे। तो हो गया मेरा डर्टी प्राइस। डर्टी प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू डर्टी प्राइस ही होगी, डर्टी का प्रेजेंट वैल्यू भी डर्टी होगा। इज इट राइट? और अगर आपको क्लीन प्राइस निकालना है तो पिछला इंटरेस्ट पेमेंट से लेकर वैल्यूएशन डेट के बीच जितना इंटरेस्ट अक्रू हो गया है उसको माइनस करेंगे, एंड दैट विल गिव यू क्लीन प्राइस। बस 4 स्टेप लगेंगे और आपका आंसर हाथ में बदले में मिलेंगे ओनली केवल 8 मार्क्स। सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो बहुत सारा नंबर्स क्रंचिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट लिखना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और अगर आपने पहले से करके गए हैं तो आपके लिए एक 5-7 मिनट का प्रोसेस है सिर्फ। इसमें भी मैंने 2 ट्विस्ट किए हैं, एक एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड लिया है और एक सेमी एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड लिया है। तो एग्जाम में 2 ही टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आएंगे, राइट। कंसीडर अ बॉन्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 15 फेस वैल्यू 1000, कूपन रेट 14%, कूपन पेबल इज एनुअली ऑन डिसंबर एंड। मतलब कूपन कंपनी कब पे करती है, हर साल 31 दिसंबर को पे करती है, और हमें वैल्यूएशन कब करना है, 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010, ना तो स्टार्ट में दिया ना एंड में दिया, तो हमारा काम इजी हो जाता। और मैच्योरिटी डेट क्या है, 31 दिसंबर 2022।
डिस्काउंट रेट या रिक्वायर्ड रिटर्न दिया 16%, फाइंड द फुल प्राइस, फुल प्राइस मतलब डर्टी प्राइस। एक और कॉन्सेप्ट या एक और टर्म याद रखना, फुल प्राइस। फुल प्राइस मीन्स डर्टी प्राइस, डर्टी प्राइस मीन्स कम इंटरेस्ट प्राइस, दैट शुड एग्जिस्ट ऑन 1 अप्रैल 2010, दैट शुड एग्जिस्ट ऑन 1 अप्रैल 2000। तो आपको इस दिन डर्टी प्राइस निकालना है, एंड डर्टी प्राइस निकालने के बाद स्प्लिट इट इनटू एक्रूड इंटरेस्ट एंड क्लीन प्राइस कंपोनेंट। तो 3 कैलकुलेशन आपको दिखाने हैं, डर्टी प्राइस, अक्रूड इंटरेस्ट, क्लीन प्राइस। इज इट राइट? तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले आपको एक टाइमलाइन ड्रॉ करवाऊंगा, जैसा भी मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन किया था, और मैंने कहा था कि आप लिखो मत, सेम एग्जाम्पल आने वाला है। तो ये वही है, सिर्फ डेट्स डिफरेंट है, क्वेश्चन और एग्जाम्पल वैसा ही है जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे और लिखेंगे। पहले आपको एक टाइमलाइन ड्रॉ करनी है, उसमें 4 डेट्स आएंगे। फर्स्ट डेट आएगा 31 दिसंबर 2009। सर ये 2009 कहाँ है, क्वेश्चन में तो है ही नहीं। तो 31 दिसंबर 2009 हम वैल्यू कब कर रहे हैं, 1 अप्रैल 10 को, और कंपनी इंटरेस्ट कब पे करती है, हर साल 31 दिसंबर को। हर साल 31 दिसंबर को कंपनी इंटरेस्ट पे करती है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि इसके पहले कब इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया था। अगर हम 1 अप्रैल 2010 के दिन वैल्यू कर रहे हैं तो पिछला इंटरेस्ट कब पे हो गया है, 31/12/2009 के दिन। तो पिछला इंटरेस्ट, ये डेट का क्या फायदा है, यहाँ से यहाँ तक आपको एक्रूड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अगला डेट जो लिखना है वो मेन डेट जहाँ पर हमें वैल्यू करनी है, 1 अप्रैल 2010। फिर तुम पूछोगे क्या एग्ज़ाम में भी टाइमलाइन ड्रॉ करना है? बिल्कुल करना है, करेंगे तो अच्छा है। इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में टाइमलाइन नहीं था, लेकिन हमने ऐड कर दिया, स्टूडेंट को समझने में इजी रहेगा। फिर अगला इंटरेस्ट पेमेंट डेट कब होगा, 31 दिसंबर 2010, नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट दिख रहा है। और हमें ये 2 इंटरेस्ट पेमेंट डेट के बीच वैल्यू करनी है, इसीलिए ये कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। और मैच्योरिटी डेट क्वेश्चन में दी हुई है 31 दिसंबर 22। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 4 डेट्स लिखने होंगे, लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट, वैल्यूएशन डेट, नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट एंड मैच्योरिटी डेट। फिर आपको लिखना है यहाँ पर कितना गैप है, 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड निकालेंगे, और फिर लिखना है 9 मंथ्स। अगला कूपन 9 मंथ्स के बाद पे होगा, और यहाँ कितना गैप है, 12 ईयर्स, यानी 12 कूपन और बाकी है। 31 दिसंबर 10 के बाद 12 कूपन मिलेगा 140 रुपये करके। 140 कैसे आया, 14% ऑफ 1000, यानी जब मैं क्लीन प्राइस निकालूंगा इस पॉइंट पे तो मुझे 140 रुपये 12 टाइम्स और मिलने बाकी हैं। उसके अलावा मुझे मैच्योरिटी डेट के दिन रिडम्पशन वैल्यू भी मिलेगी। तो मैच्योरिटी डेट वाले दिन मुझे 140 कूपन तो मिलेगा ही, उसके अलावा 1000 रुपये प्रिंसिपल भी मिलेगा। ओके, तो थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि आप यहाँ पर हो, थोड़ी देर के लिए सिर्फ मन में सोचना। अभी आप लाइन वन ड्रॉ मत करो, जो मैंने सिर्फ पहले से लिख रखा उतना ही देखना। अभी आप यहाँ पर खड़े हो, पहले ऐसा सोचो कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे क्लीन प्राइस निकालना है। तो क्या करते हैं हम, जितने कूपन्स बचे हैं और जो रिडम्पशन वैल्यू बचा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो 12 कूपन बचा है 140 करके, और 1000 रुपये प्रिंसिपल बचा है। तो अगले कूपन पेमेंट डेट को, यानी 31 दिसंबर को, पहले मैं क्लीन प्राइस निकालूंगा, उसमें इंटरेस्ट ऐड करूंगा 1 साल का, क्योंकि अभी 31 दिसंबर 2010 का भी इंटरेस्ट आना बाकी है। तो ये आ गया मेरा डर्टी प्राइस। फिर डर्टी प्राइस को हम डिस्काउंट करेंगे 1 + r⁴n। यहाँ पर n होगा 9 मंथ्स, 9/12 कर देंगे उसको। इज इट राइट? क्योंकि 9 मंथ्स ही है। और उसके बाद जो डर्टी प्राइस आएगा उसमें से हम
इंटरेस्ट अक्रूड फॉर ये पीरियड 3 मंथ्स माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्लीन प्राइस ऑन 1 अप्रैल 2010। तो ये हमारा प्रोसेस है। अब इसको सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करना है विदाउट मेकिंग कैलकुलेशन मिस्टेक, राइट। तो एक बार लिखते हैं आराम से, जहां पर भी डाउट हो पूछते रहना है। तो मेरा पहला स्टेप होगा स्टेप 1, क्लीन प्राइस ऑन 31 दिसंबर 10। यानी इस वक्त मैं यहां पर खड़ा हूं, आगे देख रहा हूं, मुझे और 12 कूपन मिलने वाले हैं, मुझे और आगे के 12 कूपन मिलने वाले हैं और 1000 रुपया आपको प्रिंसिपल मिलने वाला है। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे आप, या तो टेबल बना के सॉल्व कर सकते हैं या फिर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। लिखिए, दोनों मेथड से आप, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है, दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों एक्सेप्टेबल है। 140 इंटू पीवी एनवीटी फैक्टर, ब्रैकेट में लिखना 16% कॉमा 12 ईयर्स, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1000 इंटू पीवी फैक्टर 16% कॉमा 12 ईयर्स, 16% कॉमा 12 ईयर्स। अब आपको सॉल्व करना है। ये एनवीटी फैक्टर मतलब क्यूमुलेटिव फैक्टर, आपको ऐड करते जाना है। जीटी है आपके कैलकुलेटर पे, जीटी, तो 1 डिवाइड बाय 1.16, 12 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करो और बाद में जीटी फंक्शन प्रेस करना, तो आपको ये फैक्टर दिख जाएगा। और अगर जीटी फंक्शन नहीं है तो इक्वल टू मेमोरी प्लस प्रेस करेंगे। जरा बताना 5.1971 आ रहा है क्या? ओके, अभी आपको 12th फैक्टर लिखना है, 12th ईयर का फैक्टर। तो 1 डिवाइड बाई 1.16, 12 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको एक फैक्टर दिखेगा 0.1685 इज राइट, 0.1685। हाँ, अभी मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, आंसर बताओ। मल्टीप्लाई, ऐड, फाइनल आंसर, दोनों ऐड करना है। वो 1000 इंटू 1.1685 भी करना है। पहले इसको कूपन का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, फिर प्रिंसिपल का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो ये आपका आंसर 896.10 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो 896.09 या 10, ठीक है, उतना आप लिख सकते हैं। तो हमारा वैल्यू यहाँ पर अभी हमें क्लीन प्राइस मिल गया 31 दिसंबर के दिन। और इसमें इस दिन को जो कूपन मिलने वाला है अभी वो भी पेंडिंग ही है ना, 31 दिसंबर 2010 का कूपन भी आने वाला है, तो उसको भी ऐड कर देंगे। तो उससे आपको मिल जाएगा डर्टी प्राइस ऑन 31 दिसंबर 2010। लिखिए नीचे, स्टेप 2, डर्टी प्राइस ऑन 31 दिसंबर 2010, डर्टी प्राइस ऑन 31 दिसंबर 2010। तो उसमें हमें 1 साल का इंटरेस्ट भी ऐड करना है 140, 896, जो भी आपका पिछला आंसर था उसको ले लीजिए और उसमें 140 और ऐड कर दीजिए। सो दैट इज 1036.10, 1036.10। उसके बाद स्टेप नंबर 3, अभी मैं वापस आपको बताता हूँ। आप खड़े हैं 31 दिसंबर 10 के दिन और आपको वैल्यू करनी है 1410 के दिन। तो आपको पीछे आना है, पीछे आना मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। कितने महीने का गैप है? 9 मंथ्स का गैप है, तो यहाँ पे पावर 9/12 हो जाएगा। 9 मंथ्स इज इक्वल टू 9/12 ईयर्स, 9 मंथ्स इज इक्वल टू 9/12 ईयर्स, क्योंकि एनुअल है ना। इसके बाद में आपको सेमी एनुअल का भी करवाऊंगा, तो आपको दोनों प्रैक्टिस मिलेगी। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने
सिखाया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1036.12 डिवाइड बाई 1.16 और ये पावर कितना 0.75 आ रहा है क्या? 0.75। तो क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर पे पहले 1.16 टाइप करेंगे, अपने कैलकुलेटर पे 1.16 टाइप करेंगे, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स प्रेस करेंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स। कितना है फैक्टर यहाँ पे? 1.117747। वेरी गुड। और आंसर जरा मेरे साथ मैच करना, 926.95 आ गया क्या? आराम से करो, जब तक खुद सही नहीं करेंगे आगे मत बढ़ो। सबने सही कर लिया? आया आंसर? अभी डर्टी प्राइस आपको 1 अप्रैल को मिल गया, लेकिन उन्होंने एक और क्वेश्चन ऐड किया, आपको अक्रूड इंटरेस्ट भी निकालना है और क्लीन प्राइस भी निकालना है। तो अक्रूड इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे? अक्रूड इंटरेस्ट कहाँ से? 1 जनवरी 2010 से लेकर 1 अप्रैल 2010 तक निकालेंगे। 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे? फेस वैल्यू 1000 है और कूपन रेट 14% है और टाइम 3 मंथ्स है। तो नीचे लिखेंगे स्टेप 4, दिस अमाउंट ऑफ रुपीज 926.95, this amount of rupees 926.95 includes accrued interest for last 3 months, includes accrued interest for the last 3 months, है कि नहीं? 3 महीने का इंटरेस्ट उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे आप दिखाएंगे, दैट इज 1000 इंटू 14% इंटू 3/12, 1000 इंटू 14% इंटू 3/12, पूरा कैलकुलेशन दिखाना है। 35 रुपीज़ आ रहा है। अब इस 35 को आप लेस कर दोगे डर्टी प्राइस से, तो आपको मिलेगा क्लीन प्राइस। लिखना क्लीन प्राइस ऑन 1 अप्रैल, क्लीन प्राइस ऑन 1 अप्रैल। So in summary, I am going to tell you about our AFM video lecture. There are 2 options you can purchase in Hindi or English, applicable for 2024, 2025 and onwards exam. The duration is approximately 290-295 hours. Study material, you will get class notes, 2 volumes, you will get one MCQ question book, you will get summary chart. Our study material covers all questions of study material, RTP, MTP, past exam and many reference book. You can purchase and watch it on your Android based mobile phone, laptop, desktop. You can also get it on pen drive, and we have covered all the latest exam questions and papers also. So these are the modes of learning. You can watch our lectures on mobile, laptop, desktop. For mobile phone, you can watch it on Android based mobile phone. If you have any language issue, don't worry, we have recorded in 2 languages. We have recorded separately, one in Hindi batch, one in English batch. According to your comfort, you can purchase. The English will be 100% English. The English batch would have 80 to 90% Hindi, 10 to 20% would be English, but mostly it is Hindi only for English language batch. And what are the study material we are going to give you along with video lecture? 2 volumes would be given, which will be called class notes, where we have all questions and answers that we are going to cover in the class. We are going to provide you one summary chart of around 100 pages,
which will give you summary of all the chapters including theory chapters, and it has all the formulae for CA Final AFM at one place. And then you will be given one high quality MCQ book also, which contains very good MCQs on each of these topics. Each topic we have found out from our different resources and we have compiled one MCQ book. What about the price? That is your question. So there are two options. If you purchase Google Drive, you have two options: validity 1.2 times 1 year, 5,999. Actually it is 5 year now. We have made it 5 year for our student. You can watch it anytime in the next 5 year. I hope you will not require 5 year time. Or if you want a higher views, you can take 1.8 views with 5 year validity. And if you want in pen drive mode, you'll have to pay 1,000 rupees extra for pen drive. So I think our prices are very reasonable. The objective is that most of the students should get the benefit of this high quality lecture. Please share this information with your friend that AFM video lecture, regular video lecture is available only for 5,999, and you can place your order on our website vino.in. If you have any doubt, any query, we are going to help you out. You can ask your query on email asfoundation1@gmail.com. You can call us on the numbers appearing on the screen. You can visit our website vino.in and you'll get all the details. We'll be very happy to help you out. My only objective is that you should get very good marks in AFM, and the cost should not be a constraint for you. Maximum people should get the maximum benefit of this high quality lectures. So dear student, thank you very much for watching this video. I wish you all the best.